और हमारे बीच अब राजस्थान से आ रहे हैं लाभांश कला। अब क्या बात है, खाना खाने के बाद तालियों के लिए कहने की भी जरूरत नहीं है। अभिमान का परचम लहराता हूँ, आधुनिक इस दौर में वेदों का सार सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा में गीत वहीं के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं लाभांश कला सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद जी को, उसके बाद आप सभी को नमन करता हूँ। हमारे भारत पर कई विदेशी शक्तियों ने आक्रमण किए, जैसे शक, कुषाण, चंगेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, मुगल, अंग्रेज, लेकिन इन सब के बावजूद हमारा राष्ट्र जिंदा रहा। कारण हमारा राष्ट्र के प्रति लगाव, हमारी देशभक्ति जिंदा रही। यदि राष्ट्र को परिभाषित करूं तो यह सीमा में बंधा जमीन का टुकड़ा मात्र नहीं है। हमारा आधार, पालनहार और हमारी पहचान राष्ट्र है। वहीं श्रीमद् भगवत गीता और संविधान को मिलाकर देशभक्ति देखूं तो मातृभूमि के प्रति स्वाभिमान की भावना प्रकट करना, सम्मान रखना, वफादार होना और राष्ट्र हित में ही स्वहित है। इस भाव से दृढ़ संकल्प होकर संविधान के अधिकारों व कर्तव्यों का पूर्ण ईमानदारी के साथ पालन ही देशभक्ति है। चूंकि विज्ञान का छात्र हूँ, देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के संबंध को मैं विज्ञान की भाषा में समझाता हूँ। विज्ञान के समानुपाती नियम के अनुसार जब कोई घटक दूसरे घटक के समानुपाती होता है तो एक का बढ़ना दूसरे के बढ़ने के बराबर होता है। यहाँ देशभक्ति राष्ट्र निर्माण के समानुपाती है। देशभक्ति होगी तो राष्ट्र निर्माण होगा। देशभक्ति की ज्योत की तरह है जो राष्ट्र के विकास की राह को प्रकाशित करती है। और ये स्पष्ट दिखाई देता है जब किसान खेतों में बुवाई करते हैं, अदालत में बैठे जज साहब पूर्ण निष्ठा और निष्पक्षता के साथ जन सुनवाई करते हैं, जब कोई राहगीर वक्त की परवाह किए बिना किसी बुजुर्ग को सड़क पार करवाता है, और जब कोई दुकानदार पूर्ण ईमानदारी के साथ जीएसटी फाइल में नामांकन करवाता है। ये सब देख के लगता है कि देशभक्ति की ज्योत जिंदा है, लेकिन उसी देशभक्ति की ज्योत को एक तेज हवा का झोंका लगता है जब कोई शिक्षक बच्चों को बस पाठ्यक्रम में बांध के रख देता है। वो ज्योत धीमी पड़ जाती है जब कोई अपने ही देश का, अपने देश की अमानत, अपने देश का धन लेकर विदेश भाग जाता है। और मानो वो ज्योत बुझती नजर आती है जब किसी 5 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार जैसे कुकृत्य को अंजाम दिया जाता है। हमारे देश में हम हमारे ही रक्षकों पर पथराव करते हैं, फिर देशभक्ति से राष्ट्र निर्माण की बात करते तो मुझे सातवें आसमान पर भी असंभव स्वप्न सा लगता है। बात राष्ट्र निर्माण की करूं तो यह ऐसा विस्तृत विषय है जिसकी अनेक विमाएं हैं। सबसे पहले हमें राष्ट्र निर्माण करना है तो हमें हमारी सोच पर बात करनी होगी। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ बाहर कचरे वाला आया है, तो माँ ने एक थप्पड़ लगाई। मैंने कहा माँ थप्पड़ क्यों लगाई? तो माँ ने समझाया बेटा वो कचरे वाला नहीं, सफाई वाला है। सोच बदलोगे तो देश बदलेगा। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या कोई है, वह है हमारी क्षीण मानसिकता। हम कहते हैं लड़की छोटे कपड़े पहने, देर रात घर से बाहर रहे, उसके साथ गलत होना आम बात है। शर्म आनी चाहिए इसी मानसिकता पर। हैदराबाद में हुई दरिंदगी और ऐसी हजारों घटनाएं जो देश में हर साल होती है, वो इसी क्षीण मानसिकता का परिणाम है। मैं समझता हूँ हम राष्ट्र निर्माण के भी काबिल तक बनवाएंगे जब बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ के साथ साथ बेटे को समझाओ और देश के काबिल बनाओ को भी समझाएंगे हम। मैं समझता हूँ हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा क्योंकि याद रखना, पैर की मोच और छोटी सोच हमेशा आगे बढ़ने से रोकती है। तो राष्ट्र निर्माण करना है, हमें हमारी सोच के दायरे को बढ़ाना होगा। मैं संस्कृति की बात करता हूँ। हमारे देश में हम हमारी ही संस्कृति पर लज्जा करते हैं। जब विदेशी कंपनियां भारत आई तो उन्हें स्पष्ट हो गया था कि इस देश में व्यापार करना है तो इनको इनके वेद विज्ञान से जुदा करना होगा। उन्होंने हमें उकसाया कि ये क्या कर रहे हो, अब नीम, कोयला, राख, तुलसी, न जाने कैसी कैसी जड़ी बूटियों का उपयोग कर दातुन करते हो, इससे संक्रमण का खतरा होता है। और आज जब वही कंपनियां नीम, कोल, तुलसी के टूथपेस्ट बेचती है और हमसे ही सवाल करती है क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक है, तो मुझे एहसास होता है कि हमारा विज्ञान कितना आगे था। मैं समझता हूँ हम विश्वगुरु हैं और महाशक्ति के रूप में उभरेंगे जब हम अपनी संस्कृति पर शर्म नहीं बल्कि गर्व करेंगे। और आज के इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र निर्माण है तो हम युवा को वाकई जरूरत है व्यर्थ के अध्ययन की बजाय वेदों के अध्ययन की। हमारा देश जहाँ की 65% आबादी है युवा, ये वो भारत है जो विश्व में युवा राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। ये वो युवा देश है जहाँ का युवा 100 मीटर की दूरी को तय करने के लिए वाहन का उपयोग करता है। ये वो युवा देश है जहाँ का युवा अपने दिमाग की खिड़कियां बंद कर किसी के बहकावे में आकर अपनी ही देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। ये वो युवा देश है जहाँ का युवा व्यर्थ में मोबाइल फोन से चुंबक की बात ही चिपका रहता है। इन्हीं के वाहवाही में तो हमारे प्रधान सेवक जी ने तंज कसा था। ये पबजी वाला है क्या? मैं समझता हूँ हमारा राष्ट्र सुदृढ़ तब होगा जब यही युवा व्यर्थ में अपनी आंखें फोड़ने की बजाय मैदान में जाकर फुटबॉल खेलकर पसीना बहाएगा और अपने शरीर को मजबूत बनाएगा। जब वह स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलकर अपनी जिंदगी का लक्ष्य निर्धारित करेगा और दशरथ मांझी सा जुनून लेकर उस लक्ष्य को पूरा करेगा।
एक बाबू की नौकरी के लिए भी प्रशिक्षण अनिवार्य है हमारे देश में। वहीं दूसरी तरफ हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि, हमारे सांसद जब देश के बड़े घर में असम्मानीय भाषा व अभद्र टिप्पणी का प्रयोग करते हैं तो संसद के साथ साथ इस देश की मर्यादा भी तार तार होती है। मैं समझता हूँ राष्ट्र निर्माण के लिए प्रशिक्षण नेताओं के लिए भी अनिवार्य करना चाहिए, ताकि वाजपेयी का दौर फिर से आ सके, जहाँ पक्ष भाषण को गंभीरता से सुनेगा और पक्ष भी विपक्ष की समस्या और सुझावों की सराहना करेगा। हमारे देश की जो नींव कही जाती है वह है हमारे शिक्षक। ये किसी शिक्षक की ही मेहनत थी जिन्होंने देश को विवेकानंद दिए, तो दूसरी तरफ ये किसी शिक्षक की लापरवाही रही होगी, नहीं तो देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का कोई छात्र देश विरोधी नारे नहीं लगाता। मैं समझता हूँ हमारा राष्ट्र मजबूत तब होगा जब यही शिक्षक बिहार के सुपर 30 के संचालक आनंद कुमार जैसे होंगे, तो शिक्षा को व्यवसाय नहीं अभी तो विधा समझते हैं। जब शिक्षक CL, PL और सरकारी छुट्टियों की सोच से परे जरूरत पड़े तो पाठ्यक्रम पूरा कराने के लिए अतिरिक्त कक्षा लगाएगा। जब यही शिक्षक पाठ्यक्रम के साथ साथ माँ तुझे सलाम, जय हिंद, संस्कार और नैतिक शिक्षा के महत्व को भी समझाएगा, क्योंकि अगर किसी बरगद की नींव कमजोर है तो वो धाराशायी होगा और किसी वृक्ष की नींव मजबूत है तो वो बरगद होगा। जरूरत है तो हमें हमारे देश की नींव शिक्षक को मजबूत करने की। किसी राष्ट्र के निर्माण में जितना योगदान वहाँ की शिक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था का होता है, उतना ही योगदान वहाँ के पर्यावरण का होता है। हमारे देश में अमृता देवी बिश्नोई, सुंदरलाल बहुगुणा जैसे लोग हुए हैं जिन्होंने पर्यावरण से प्रेम ही नहीं किया, अभी तो जरूरत पड़ने पर अपने प्राण तक दे दिए। वहीं बात देश की राजधानी दिल्ली की करूं तो यार गैस का चैम्बर बन के रह गई है। यहाँ पैदा होने वाला नवजात जन्म के साथ ही 14 सिगरेटों का धुआं अपने साथ लिए जा रहा है। न तो बच्चा सुरक्षित है न बुजुर्ग सुरक्षित है, ये जानते हुए भी कि जलवायु परिवर्तन से कितनी समस्या होंगी, बावजूद इसके हम पेड़ों की अंधाधुंध कटाई किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ राष्ट्र निर्माण तब होगा जब हम बाजार जाए तो साथ में कपड़े की थैली ले जाएं। हम पेड़ों को लगाने की ही नहीं बल्कि लगाने के साथ साथ उसकी पैरवी की भी जिम्मेदारी ले। राष्ट्र निर्माण में एक बड़ी कमी जो मुझे नजर आती है वह है हमारे देश का मीडिया। हमारे देश में शिक्षा, संस्कृति, व्यवहार, अर्थव्यवस्था, रोजगार, जलवायु परिवर्तन न जाने कितने प्राथमिक मुद्दे हैं, बावजूद इन सब के ये रोज शाम को अपनी बेतुकी बहस का पिटारा खोल के बैठ जाते हैं और जनता को इस बात पे गुमराह करते हैं कि पीड़िता हिंदू थी या मुस्लिम। मैं समझता हूँ हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब यही मीडिया बिना किसी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दबाव के जनता के सामने सत्य प्रकट करे और सत्य प्रकट करने का तरीका ऐसा हो जिससे राष्ट्र की एकता, अखंडता और किसी व्यक्ति की गरिमा को कोई क्षति न पहुंचे। एक बड़ी कमी जो मुझे और नजर आती है वह संकल्प और व्यवहार के मध्य दूरी का होना। जब कोई नेता मंत्री शपथ लेता है कि मैं अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा, लेकिन बाद में खुलासा होता है कि वह किसी भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त पाया गया। संकल्प कहाँ था, व्यवहार में किसा पाया गया। जो संकल्प और व्यवहार के मध्य दूरी बढ़ी है ना, ये राष्ट्र को गर्त की ओर ले जाती है। जो हम सोचते हैं, जो हम कहते हैं और जो करते हैं, राष्ट्र निर्माण स्पष्ट नजर आएगा जब ये तीनों एक होंगे। हमारे देश में लोगों में माता आती है, भूत प्रेत आते हैं, मरे हुए इंसान आते हैं। मैं पूछता हूं भगत सिंह क्यों नहीं आते, चंद्रशेखर आजाद क्यों नहीं आते, युवा में विवेकानंद क्यों नहीं आते, नेताओं में अटल बिहारी वाजपेयी क्यों नहीं आते। लेकिन मानिए जब ये महापुरुष हम में चरितार्थ होने शुरू हो गए ना, तो ये देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर हमें चर्चा करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमारे लिए एक आम बात हो जाएगी। मैं समझता हूँ मैं शिक्षक हूँ, अच्छा शिक्षक बन जाता हूँ। आप नेता हो, अच्छे नेता बन जाइए, अभिनेता हो, अच्छे अभिनेता बन जाइए, आप अभियंता हो, अच्छे अभियंता बन जाइए। मैं अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा, आप अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए। देखते हैं कौन रोकता है भारत को महाशक्ति बनने में। देशभक्ति कोई अलग से थोपा जाने वाला कार्य नहीं है, ये हमारे दैनिक दिनचर्या में निहित है। जब हम सुबह उठते हैं तो नलके की टोटी से जल बह रहा होता है, दातुन करते वक्त जल बह रहा होता है, हम उस नलके की टोटी को बंद कर दें। हमने जल बचाया, अपनी देशभक्ति निभाई, वो जल कहीं और काम आएगा। हमने राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया। अभी बाहर खाना खा रहे थे तो प्लेट में हमने खाना बचाया, अपनी देशभक्ति निभाई। खाना हमने पूरा खा लिया, उसके बाद खाना प्लेट साफ हो गई, अपनी देशभक्ति निभाई, वो खाना कहीं और काम आएगा। राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया। मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो राष्ट्र का निर्माण करती हैं। और अंत में मैं समझता हूं कि हमारा देश विविधताओं का देश है। ये इसकी खूबी भी रही है और खामी भी रही है, जिसका फायदा कई बाहरी शक्तियों ने उठाया है। तो इतना ही कि सब एक रहें, सब साथ रहें, क्योंकि जब सबके साथ में सबका विश्वास होगा तो इस राष्ट्र का विकास होगा। दिलों में हुब है, मोहब्बत है अगर तो एक रहो, निखारना ये चमन है अगर तो एक रहो। और अंत में मुझे माँ तुझे सलाम का अनुवाद याद आता है कि तस्लीमात माँ तस्लीमात, तू भरी है मीठे पानी से, फल फूलों की शादाबी से, दक्कन की ठंडी हवाओं से, फसलों की सुहानी फिजाओं से, तेरी बाहों में मेरी राहत है, तेरे कदमों में मेरी जन्नत है। तस्लीमात माँ तस्लीमात।